नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस कंटेंट में हम चर्चा करेंगे छायावाद के प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित पल्लव काव्य संग्रह में संकलित आंसू की बालिका शीर्षक कविता के विषय में। कवि ने इस कविता में एक अतुलनीय सुंदरी का स्नेहमय चित्रण किया है। श्रृंगार के प्रति कवि की रुचि का साक्षात दर्शन इस छोटी सी कविता में देखने को मिलता है। कवि ने एक अनुपम रूप सौंदर्य से युक्त युवती का शारीरिक व्यवहारिक श्रृंगारमय चित्रण करते हुए इस कविता में अपने मनोभावों को साकार रूप में अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए लिखा है कि एक वीणा की मृदु झनकार, कहाँ है सुंदरता का पार, तुम्हें किस दर्पण में सुकुमारी दिखाऊं मैं साकार, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान, अपरिचित चितवन में था प्रातः सुधामय सांसों में उपचार, तुम्हारी छाया में आधार, सुगध चेष्टाओं में आभार। कवि इस आंसू की बालिका नामक कविता के प्रारंभ में एक युवती के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहता है कि एक वीणा की मृदु झनकार, कि वीणा की एक मधुर जो झनकार होती है, जो ध्वनि होती है, वह मन को आनंद मग्न कर देती है, आनंदमय बना देती है। अर्थात वीणा के तारों में जो मधुर ध्वनि सुषुप्त अवस्था में रहती है, जैसे ही वीणा के तारों पर कोई भी संगीतज्ञ अपनी उंगलियों से ध्वनि उत्पन्न करता है तो उससे निकलने वाली जो मधुर तान होती है वो मन को आनंद से युक्त कर देती है। कहाँ है सुंदरता का पार, वस्तुतः कवि कहता है कि सुंदरता की कोई सीमा नहीं होती है। सुंदरता अपने आप में अपरिमित असीम है, जिसकी सीमा का आकलन करना सामान्य जन के लिए तो क्या, सौंदर्य के विशेषज्ञ के लिए भी असंभव सा होता है। सुंदरता की जो सीमा है वह असीमित होती है, इसलिए तुम्हें किस दर्पण में सुकुमारी दिखाऊं मैं साकार, इसलिए हे सुकुमार अंगों वाली किशोरी, मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य को तुम्हें किस तरह से दिखाऊं। कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें तुम्हारे रूप सौंदर्य के साक्षात पूर्ण रूप में दर्शन हो सकते हैं। किस दर्पण में तुम्हारा साकार रूप उतारूं। अर्थात कवि कहना चाहता है कि हे सुकुमारी, हे सुंदर कोमल अंगों वाली युवती सुंदरी, तुम्हारा रूप सौंदर्य इतना असीम है, इतना अपरिमित है, इतना सीमा रहित है, इतना अत्यधिक है कि उसे किसी दर्पण में दिखाना मेरे लिए असंभव है, मूर्खता भरा कार्य है। कवि आगे कहता है, युवती के सुंदरी के शारीरिक अंगों की विशेषताओं का रूप सौंदर्य का वर्णन करता हुआ लिखता है कि तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। कवि विरह युक्त भाव को अभिव्यक्त करता हुआ विरह जैसे भाव के द्वारा सुकुमारी के रूप सौंदर्य के दर्शन कराता हुआ उसके शरीर के अंगों का चित्रण करता हुआ बताता है कि हे सुंदरी, हे कल्याणी, तुम्हारे छूने में था प्राण, तुम्हारे शरीर का स्पर्श करने
पर मेरे शरीर के अंदर, मेरे मन के अंदर चेतना का संचार हो जाता था। तुम्हारे छूने में था प्राण, तुम्हारे शरीर का स्पर्श करने से मानो मेरे प्राणों में चेतना का संचार हो जाता था। और तुम्हारे साथ रहने से संग में पावन गंगा स्नान, और तुम्हारे साथ साथ रहने से तो मुझे गंगा स्नान की तरह शीतल एवं आनंददायी अनुभव होता था। अर्थात कवि कहता है कि हे कल्याणी, तुम्हारे छूने मात्र से, तुम्हारे शरीर की स्पर्श करने मात्र से मेरे प्राणों में चेतना का संचार हो जाता था। तुम्हारे साथ साथ रहने मात्र से मुझे पवित्र पावन गंगा में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो शीतलता की प्राप्ति होती है, वह स्वतः ही प्राप्त हो जाती थी। अर्थात तुम्हारे साथ रहने मात्र से मुझे गंगा स्नान करने से जो शीतलता, जो आनंद, जो पवित्रता का एहसास होता है, वह स्वतः ही हो जाया करता था। तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। हे कल्याणी, तुम्हारी वाणी इतनी मधुर एवं सनील होती थी, इतनी आनंद देने वाली होती थी कि जैसे मानो उसमें त्रिवेणी अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती की जो लहरों का जो मधुर स्वर सुनाई देता है, ऐसा तुम्हारी वाणी में मुझे मधुर और आनंद देने वाला स्वर सुनाई देता था। त्रिवेणी यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती की धाराओं के मिलन स्थल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार से जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, अर्थात इलाहाबाद में जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों की धाराओं का मिलन होता है, वह स्थान त्रिवेणी कहलाता है। और उस त्रिवेणी पर जिस प्रकार का मधुर संगीत आम यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को, आम नागरिकों को सुनाई देता है, हे कल्याणी, तुम्हारी वाणी में भी मुझे उसी प्रकार का आनंद देने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, मेरा कल्याण करने वाला मधुर स्वर सुनाई देता था। कभी आगे कहता है, अपरिचित चितवन में था प्रात, सुधामय सांसों में उपचार, तुम्हारी छाया में आधार, सुगत चेष्टाओं में आभार। कवि आगे कहता है कि अपरिचित चितवन में था प्रात, तुम्हारे अपरिचित नैनों से, कटाक्षों से मैं प्रातः काल के समान ताजगी, स्फूर्ति अनुभव करता था। अपरिचित चितवन में था प्रातः, जिस प्रकार से प्रातः काल के समय व्यक्ति को ताजगी, शीतलता और चेतना, जागृति का अनुभव होता है, उसी प्रकार से हे कल्याणी, हे सुंदरी, तुम्हारे अपरिचित कटाक्ष से मुझे ये सब प्रातःकाल जैसी वस्तुएं स्वतः ही आभास, स्वतः ही हो जाया करता था। सुधामय सांसों में उपचार, और तुम्हारी सांसों में अमृत के समान आनंद उल्लास का भाव था। और तुम्हारी छाया में, अर्थात तुम्हारी छाया में आधार, सुगत चेष्टाओं में आभार। और तुम्हारी छाया में अर्थात तुम्हारे साथ रहने में जो आनंद मिलता था और तुम्हारी सुखदायी चेष्टाओं से जो शांति मिलती थी, उसके प्रति मैं कहाँ तक आभार प्रकट करूं। अर्थात हे सुंदरी, तुम्हारे साथ रहने से मुझे अलौकिक आनंद की प्राप्ति, अलौकिक आनंद का आभास, अनुभूति, शीतलता, पवित्रता, मोक्ष और न जाने कितने मनुष्योचित अनुभव प्राप्त होते थे। आपका मैं किस प्रकार से आभार प्रकट करूं। कवि ने यहाँ पर पूर्व स्नेही के रूप में किसी सुंदरी का चित्रण किया है और उसके साथ ही उसके रूप, सौंदर्य, शारीरिक चेष्टाओं, व्यवहार आदि का भी अनुपम सुखदायी चित्रण करते हुए अपने जीवन को सुंदरी के सानिध्य में प्राप्त अनुभव को यहाँ पर कवि ने साकार रूप में अवतरित किया है। अनुप्रास, नवीन उपमा योजना से उपमा तथा रूपक अलंकारों का प्रयोग द्रष्टव्य है। साथ ही साथ तत्सम शब्दावली और लाक्षणिकता से युक्त जो शब्दावली है, उसका भी अच्छा संयोजन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कवि ने आंसू की बालिका कविता के प्रारंभ में अपनी पूर्व परिचित किसी सुंदरी का
रूप सौंदर्य का, उसके व्यवहार का, उसके चरित्र का जो साक्षात चित्रण किया है वह निश्चित रूप से अनोखा अनुपम है। जय हिंद, जय भारत।